हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज इस चैनल पर चल रही है। दोस्तों, आज है हमारा क्लास 7। हमने क्लास 6 को फिनिश कर दिया है, तो क्लास 7 स्टार्ट किए हैं। आज चैप्टर नंबर 5 है और उस टॉपिक का नाम है वाटर। क्या नाम है दोस्तों? वाटर नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में दोस्तों, है ना। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे डेली की तरह, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए इस पूरी क्लास को देखिएगा, ठीक है। और जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। चलिए आप लोग फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए और हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जल। क्या है? इसके पहले मैंने वायु को जो डिस्कस किया था और आज हमारा चौथे चैप्टर का नाम था वायु और 5वें चैप्टर का नाम है जल, ठीक है। तो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को तो फिनिश कर ही दिया है और उसके बाद में मैं 7 की कर रही हूँ। फिर उसके बाद में 8, 9, 10 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी है, बीपीएससी 4.0 है ना, आरओ है और यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल एस जितने एग्जाम कंडक्ट कराती है सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम पूरी एनसीईआरटी को फिनिश कर रहे हैं, है ना। पूरी एनसीईआरटी को देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। और हाँ, साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताते हैं उसको तुरंत आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इससे आपकी बहुत अच्छी शार्ट नोट्स बन जाएगी। तो आप एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप उस नोट्स को अगर एक बार ऐसे सरसरी नज़र से देख लोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। चलिए, अच्छे मार्क्स में सेक्शन लेकर आओगे। चलिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जल क्या होता है। क्या होता है जल? चलिए देखते हैं। देखिए, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? बताइए बताइए दोस्तों, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। भाई, जहाँ पर जल की बातें स्टार्ट होने लगती हैं तो सबसे पहले आप सोचते हो नदी के बारे में, है ना, जलप्रपात के बारे में, वर्षा की रिमझिम बारिश के बारे में और अपने नल के जल के बारे में। कुछ नहीं सोचोगे तो सबसे पहले अपने नल के जल के बारे में सोचोगे। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं, है ना। हम लोग ने भी बचपन में ये काम ही किया था। हम लोग अपने बचपन में ये करते थे, जब बारिश होती थी तो हम नाव बनाकर उसमें जरूर डाल देते थे, कहते थे देखो, और उसमें चूटा भी बैठा देते थे, है ना। तो आप लोग भी करते होंगे और किए भी होंगे, काफ़ी लोग तो किए भी होंगे। और आजकल के बच्चे तो नहीं ज़्यादा करते, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पर है कि बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते थे। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? आपने कभी सोचा है कि वो सारे जल कहाँ चले गए? चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में नीचे गिरता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं दोस्तों। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? जल चक्र। आप देख सकते हो जल चक्र। देखिए, वर्षण, है ना, ऐसे जल चक्र। वाष्पीकरण, ये वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण से संघनन होता है दोस्तों, फिर विसर्जन होता है, फिर वाष्पीकरण होता है। यही है, ये प्रोसेस जो है वो जल चक्र है। क्या होता है? जल चक्र। चलिए आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी कैसी है? तो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता है ना। तो भाई, आज के ज़माने में जो हम हरियाणा में खेत की सिंचाई के लिए जिस जल का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता था। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो अलवड़ जल के मुख्य स्रोत हैं नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। कौन सा? सोडियम क्लोराइड, है ना दोस्तों। सोडियम
क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है ना। चलिए, अच्छा आपने एक पॉइंट ये नहीं देखा, एक शब्द ये थलसाला। दोस्तों थलसाला किसे कहते हैं? थलसाला। तो थलसाला देखिए, आप भी अपने घर में थलसाला बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। सबसे पहले बड़े पौधे लगाएंगे, उसके पश्चात उसके चारों ओर छोटे पौधों को सुव्यवस्थित करेंगे। इसमें जल की फुहार छिड़क जार को बंद कर देंगे। पत्तियों और मिट्टियों के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। आप लोग थलसाला बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग थलसाला जरूर बनाइएगा। और टीचर को चाहिए कि बच्चों को कहें, जो छोटे बच्चे क्लास 7 6 के जो बच्चे होते हैं, उन्हें ये सारी एक्टिविटी करने के लिए कहना चाहिए, कि जिससे वो जो है प्रैक्टिकल ये लोग करेंगे तब वो ज़्यादा सीखेंगे और उन्हें भी ज़्यादा नॉलेज आएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आपने समझ गया होगा कि थलसाला किसे कहते हैं। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत को क्या कहते हैं? थलसाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? थलसाला। क्या बोलेंगे? थलशाला बोलेंगे, थलसाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, ये मैप है। देखिए ये मैप है दोस्तों, ये है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ना। यहाँ पर देख सकते हो फिगर के माध्यम से दोस्तों, यहाँ पर आप मैप से देख सकते हो, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ना। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो गई है, ये मकर रेखा है दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों कर्क रेखा है ना, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा, ये ऊपर कर्क रेखा गई है। कर्क रेखा अफ्रीका जो देश है दोस्तों, अफ्रीका से जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये है दोस्तों भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है कर्क रेखा। ये ऊपर वाली कर्क रेखा है, ये नीचे मकर रेखा है। तो तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एंड आप लोग देख सकते हो कैस्पियन सागर है, यहाँ पर कैस्पियन सागर है, काला सागर है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, यहाँ ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है ना, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी है। अरे ये अपना छोटू सा भारत है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये अपना छोटू सा भारत है, ये है ना, छोटू सा भारत है। ये चाइना का हिस्सा है, हांगहो नदी है ना। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग मैप में देख सकते हो। ये कैरेबियन सागर है, अमेजन नदी यहाँ पर है दोस्तों, है ना। और साल्ट लेक सिटी यहाँ पर है, ये मिसिसिपी नदी यहाँ पर है, विनिपेग, सुपीरियर, ह्यूरन झील, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हो, है ना, फिगर के माध्यम से देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों जल का वितरण, है ना। क्या बात करेंगे? जल के वितरण के बारे में। जल का वितरण कैसा होता है? देखिए हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका, कितना? 3/4 जो भाग है दोस्तों वो जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? अब चलिए ये जो सारी तालिका बनी है इसे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, महासागर में सबसे ज़्यादा जल है, 97% है। बर्फ छत्रक जो है 2% है। भूमिगत जल कितना है? तो 0.068 है। झीलों का अलवड़ जो जल है 0.009 है दोस्तों। और नमकीन झीलें की बात करते हैं तो नमकीन झील और झीलों का जो अलवड़ है ये दोनों एक ही जैसे हैं, 0.009 है। वायुमंडल दोस्तों 0.0019 है और नदियाँ दोस्तों 0.0001 है ना। लवणता की बात करते हैं तो लवणता दोस्तों जो होती है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। महासागर की जो औसत लवणता होती है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। क्या है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये लोग आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर बात करते हैं कि आप जानते हो, देखिए इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। कितनी होती है? तो इजराइल में जो मृत सागर है वहाँ पर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। मृत सागर में दोस्तों वैसे भी आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि मृत सागर में दोस्त जो होते हैं ना वो वहाँ पर लोग डूबते नहीं हैं, है ना। वहाँ पर लवणता इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर लोग ऐसे जैसे मतलब कि लेटे हों वहाँ पर, ऐसे मतलब लवण की मात्रा, वहाँ से लोग बच्चे वहाँ पर जो है कि कोई डूबता नहीं है है ना,
उस सागर में। चलिए अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पर जो बच्चे करना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए फटाफट नज़र से देखिए, 2 लीटर जल लेना है। मान लें या पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जो जल है लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। ये जो जल है उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, उपभोग के लिए उपयुक्त, ये जो समुद्र महासागर में जो जल होता है ये पीने योग्य नहीं होता है दोस्तों। यह लवणीय जल होता है, मतलब कि नमक युक्त होता है। नमक युक्त पानी कौन पिएगा? तो महासागर का जो पानी होता है उसको कोई नहीं पीता दोस्तों, वो पीने योग्य है ही नहीं है। तो कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखेंगे कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बूंद होता है नदियाँ हैं, और आधा चम्मच अलवर जल की झीलें होती हैं, 2 चम्मच भौम जल है और 9 चम्मच बर्फ छत्रक है। क्या है? बर्फ छत्रक है। तो अलवर जल का ये वितरण है दोस्तों। ये फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हो या फिर घर पर भी एक्टिविटी कर सकते हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। भाई जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हमें बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? तो दोस्तों लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों कि पानी को बचाना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और आजकल तो लोग, पहले के ज़माने में रहता था कि लोग एक लोटे या फिर एक मग में पानी से मुंह हाथ धुल लेते थे ना, ब्रश वगैरह कर लेते थे। आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि आज के ज़माने के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि लोग टोटी का यूज करते हैं, तो वहाँ पर कितने सारे पानी जो है वेस्ट हो जाते हैं ना। तो इतना ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर क्या करना है, मतलब कि सबको सोचना चाहिए अपने हिसाब से, है ना। एक लोगों की सोचने से नहीं होता है, सबको सोचना चाहिए। पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था जल का वितरण, है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों महासागरीय परिसंचरण के बारे में। किसके बारे में? महासागरीय जल परिसंचरण के बारे में। देखिए दोस्तों, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से क्या होती है? कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ समाहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है और ये कभी शांत ही नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंग और ज्वार भाटा हो गया एंड धाराएं। क्या हो गया दोस्तों? तरंगे हो गया, ज्वार भाटा है और धाराएं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है इसकी थीम क्या थी। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में थीम बताएंगे। क्या बताएंगे? थीम बताएंगे। सारे लोग, जितने लोग वीडियो को देखेंगे वो सारे लोग थीम को ज़रूर कमेंट बॉक्स में थीम बताएंगे। विश्व जल दिवस की जो 22 मार्च को मनाया गया था दोस्तों, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा दोस्तों प्रशांत महासागर। आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हम तरंगों के बारे में। किसके बारे में? तरंगों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तरंगों के बारे में। चलिए फटाफट देख लेते हैं तरंग क्या होती है। देखिए, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाए तो क्या होता है? ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तरंगे कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंगे किसे कहते हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इनको क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। जैसे दोस्तों ये जल है, ये जल है ना, ये सारी चीज़ें जल है, उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, इसी को ऐसे, है ना, उठता बैठता है, इसको क्या बोलेंगे? तरंग बोलेंगे। ठीक है, ये तरंग था। चलिए, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है
तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। भाई जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज तरंगे उत्पन्न होगी। तो तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो था वो डूब गया था, है ना। सुनामी के कारण ही इंदिरा पॉइंट जो था वो डूब गया था। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सुनामी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, जापानी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, बताइए। चीनी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, जापानी से या फिर जर्मन से। तो अगर आपने पढ़ा है तभी तो बता पाओगे, तब आप फटाक से बोल दोगे कि सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति है वो जापानी भाषा का एक शब्द होता है और इसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। क्या होता है? पोताश्रय तरंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि सुनामी आने पर क्या होता है? पोताश्रय नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका जो अर्थ होता है क्या होता है? पोताश्रय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सुनामी के बारे में। पृथ्वी का तांडव इसको बोलते हैं। सुनामी को ही पृथ्वी का तांडव, जैसे भगवान शिव तांडव करते थे ना, वैसे सुनामी जो होता है वो पृथ्वी का तांडव होता है ना। चलिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, ये इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति भी उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये जो सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगी सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कितनी? तो 10,000 लोगों से 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से ज़्यादा जो थे वो उनका घर प्रभावित हुए। और भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश था, तमिलनाडु है, केरला है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सब जो स्टेट थे वो सर्वाधिक जो प्रभावित हुए थे, है ना। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी में ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तो तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा जो विनाश हुआ था आप लोग देख सकते हो। बताइए यहाँ पर ये है ना, ये तमिलनाडु का तट है, यहाँ पर देखिए कितना विनाश हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्या हुई थी? क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। इसीलिए तो कहते हैं जब सुनामी आती है तो लोगों को जो है कि
सावधानी बरतनी चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, वो सोची पता नहीं कोई पता नहीं क्या शक्ति हो रही है, सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर देखने लगे। और जब देखने लगे तो हुआ क्या, अंततः उनकी मृत्यु ही हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि सुनामी कहीं आने वाली है, भूकंप है, तो आप लोग अपने अपने जीवन को बचाइए, है ना, अपने जीवन को क्योंकि जीवन बहुत ही बहुमूल्य है दोस्तों, तो इसलिए अपने जीवन को जरूर बचाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको सुनामी के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये जो सन है दोस्तों दिया गया है 2000, जो हमने सन अभी पढ़ा था, इस सन को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। 26 दिसंबर 2004 को जब हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। और बाकी सब चीज़ें तो कहानी के माध्यम से पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करेंगे ज्वार भाटा के बारे में। किसके बारे में, ज्वार भाटा के बारे में। देखिए देखिए ज्वार भाटा तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर, जैसे ये जल है दोस्तों, है ना, ये क्या है, ये जल है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है, तब उसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे जब ऊपर उठता है तो ज्वार हो गया, और जब नीचे गिर के अपने पीछे की ओर, है ना, तट के पीछे चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। भाई ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, और नीचे गिरने को, और नीचे गिरने के बाद में अपने स्थान से पीछे की ओर जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, भाटा। तो ज्वार और भाटा समझ में आ गया, ज्वार और भाटा दोस्तों समझ में आ गया। ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, आ गया समझ में दोस्तों, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख सकते हो, लघु ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा। ये सूर्य है दोस्तों, ये चंद्रमा है और पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होती है तब बृहद ज्वार भाटा होता है। और लघु और बृहद की बात तो आप लोग देख सकते हो ना। चलिए सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, तो उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होती है। देखिए सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी तीनों एक सीध में होती है जब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, है ना। तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को बृहद ज्वार बोलते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं तो इस ज्वार को बृहद ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस ज्वार को बृहद ज्वार बोलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बृहद ज्वार बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। चलिए, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है और ये जल स्तर की तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। जब उच्च ज्वार आता है दोस्तों ना, तो उस समय पर मछली पकड़ने में, क्योंकि जब ज्वार आएगा तो अंदर का जो पानी है बाहर आएगा तो जो मछलियाँ होती हैं वो तट पर आ जाती हैं, तो यहाँ पर मछली पकड़ने में काफ़ी मदद भी मिलते हैं, है ना। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो ज्वार भाटा आना भी ज़रूरी है ना। ज्वार और भाटा आना भी ज़रूरी है। लघु और बृहद दोनों ज्वार भाटा आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, नुकसान है तो फ़ायदा है। हमें प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है बहुत कुछ सोच समझ कर दिया है, हम इसलिए हमको अपने मतलब कि प्रकृति हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना बहुत अच्छा, मतलब कुछ बहुत, मतलब कि ये इसे कहते हैं ना, विनाश नहीं हो सकता। तो मतलब कि अगर हानिकारक नहीं है तो लाभदायक भी नहीं है तो हानिकारक भी नहीं है ना। लाभ हानि तो दोनों साथ ही चलते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों महासागरीय धाराओं के बारे में। क्या बात करेंगे, महासागरीय धाराएं। देखिए, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं दोस्तों, ये शीत जल धाराएं होती हैं। जबकि
गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ज्वार भाटा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया, और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों क्योंकि ज्वार भाटा से क्वेश्चन आ गए, है ना। तो अच्छा बताइए कि बृहद ज्वार भाटा कब आता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब तीनों एक सीट में होती हैं, तब उस समय पर सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को ही बृहद ज्वार कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है फिगर दोस्तों, आप लोग मानचित्र से देख सकते हो। यहाँ पर महासागरीय जो धाराएं हैं, है ना, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम हमने देखा था, है ना। पश्चिमी वायु अपवाह है, पश्चिमी वायु अपवाह यहाँ पर देखिए वेनेजुएला धारा है, ब्राजीलियन धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जल धारा है। देखिए मैं एक दिन सोच रही थी कि जल धारा से क्वेश्चन लेकर आती हूँ, है ना, जल धारा से। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल धारा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको ले आएंगे और एक डिटेल टॉपिक ले आते हैं वली जलधारा के ऊपर, क्योंकि यहाँ से गर्म और ठंडी जलधारा से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि एक जलधारा से क्वेश्चन लाते, मतलब एक टॉपिक लेकर आते हैं। पहले हम उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन उसके बाद में हम पीवाई के क्वेश्चन करेंगे। बताइए ये आइडिया कैसा है, आप लोग बताइएगा, मैं उसी हिसाब से करूँगी, बताइए। चलिए तो दोस्तों जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो थ्योरी क्लास है वो समाप्त हुई दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन है एंड कारण बताइए, ये सारी तो एनसीईआरटी बुक में दिए ही रहते हैं। और हम सोच रहे थे कि आप लोगों के लिए जो जलधारा है ना, जलधारा इसको हम डिटेल क्लास लेकर आते हैं। जलधारा से जैसे कि गर्म जलधारा कौन कौन सी है, ठंडी कौन कौन सी है ना। तो इसके बारे में डिटेल में सोच रहे हैं कि क्लास लेकर आते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं कल ही लेकर आऊँगी, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो इस टॉपिक से ही रिलेटेड वो है ये जलधारा। तो महासागरीय जलधाराओं के बारे में कल हम डिटेल में पहले थ्योरी क्लास लाएंगे, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 1 था। कल पार्ट 2 होगा, जो भी इंपॉर्टेंट जलधारा लेकर आएंगे। देन उसके बाद में जलधारा के बाद में जलधारा करेंगे, इसके बाद में जो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों, और आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। और जानते हैं कि बीच में कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज़्यादा समय तो लगता नहीं है ना, और हमारी ज़्यादा क्लास लेंदी तो रहती नहीं, ज़्यादा 30 मिनट इसके ऊपर तो कभी जाती ही नहीं है क्लास मेरी। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, और एनसीईआरटी सीरीज़ तो भौकाल सीरीज है समझो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको मिस मत करो। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप पीवाई के क्वेश्चन अलग चैनल से कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन थ्योरी क्लास भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। थ्योरी क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, है ना आप लोग। चलिए तो कल मैं सोच रही थी कल मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, है ना, पीवाई की क्वेश्चन आंसर, और जलधारा से जलधारा का डिटेल हम क्लास लेकर आएंगे कल, है ना। जलधारा लेकर आएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। यहाँ पर हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हुई, क्या क्या हुई, थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हुई। और कल वली जलधारा से जलधारा लेकर आएंगे टॉपिक, गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में, और इसके बाद में पीवाई के क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। चलिए तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और सबसे पहले इस सेशन को आप लोग लाइक करोगे, मेरी आवाज़ सुनते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है सेशन को। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट डालना है दोस्तों, और जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था उस क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, है ना, विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देंगे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, आप जो जो यूज करते हो वहाँ पर आप इस सेशन को फैला दीजिए दोस्तों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे उन्हें भी इस क्लास से हेल्प मिल सके, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।